गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हो? आई होप आप लोग अच्छे होंगे, अच्छे से पढ़ रहे होंगे। स्टूडेंट, आज हमारी नई यूनिट स्टार्ट होने जा रही है होम मैनेजमेंट की। इसका सिलेबस आपको पूरी तरह से हम डिस्क्राइब कर दिए हैं, जिसमें आप देखे होंगे कि एलटी में, टीजीटी, पीजीटी में पहला ही आपका चैप्टर है कि होम मैनेजमेंट का अर्थ और परिभाषा क्या है। तो आज हम समझते हैं कि होम मैनेजमेंट क्या है, उसको कितने लोगों ने डिफाइन किया है, इसका महत्व क्या है, इसकी विशेषता क्या है, इसके उद्देश्य क्या हैं। जब इतनी चीज़ों को हम क्लियर कर लेंगे तो हमारा पूरी तरह से मैनेजमेंट का जो चैप्टर है ये क्लियर हो जाएगा। फिर हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। आज आप देखिएगा, तीनों सिलेबस को मिलाइएगा तो पहला ही आपका ये देखने को मिलेगा कि प्रबंध क्या है, गृह प्रबंध का अर्थ क्या है। समझ रहे हो ना? तो आज हम पढ़ते हैं कि गृह क्या है, प्रबंध क्या है। समझ रहे हो? चलिए आज स्टार्ट करते हैं। जैसा कि देख रहे हो कि पहले ही पूछा जा रहा है आपसे कि गृह प्रबंध का अर्थ और परिभाषा क्या है, प्रबंध कहते किसे हैं। पहले इसको हम समझते हैं कि व्हाट इज होम मैनेजमेंट। ये होम मैनेजमेंट है क्या? ठीक ना? हम क्या पढ़ने जा रहे हैं? गृह प्रबंध का अर्थ और परिभाषा। आराम आराम से पढ़िएगा, चीजों को समझिएगा, एक एक शब्द को समझने का प्रयास करिए। आप समझ रहे हो ना? क्योंकि हमारा एक एक शब्द बहुत इंपॉर्टेंट होता है। समझ पा रहे हो ना? देखिए, अब हम देखते हैं कि होम मैनेजमेंट में भी दो शब्द देखने को मिल रहा है। एक तो हमारा गृह है और दूसरा क्या है? प्रबंध है। गृह क्या है और प्रबंध क्या है, हम दोनों को समझते हैं। पहले तो हम समझते हैं कि होम क्या है, होम कहते किसे हैं। तो होम का मतलब ही होता है घर या निवास स्थान। होम का मतलब यह होता है कि जहाँ वह होम वह घर है जिसमें हमारा भाव जुड़ा हुआ है, जिसमें हमारा भावनात्मक पक्ष जुड़ा हुआ है, जहाँ स्नेह है, जहाँ प्रेम है, जहाँ लोग एक साथ रहते हैं, उसको हम क्या कहते हैं? गृह कहते हैं या घर कहते हैं। इतना समझ लिए। अब समझिए कि एक वर्ड और इससे होता है कि हाउस क्या होता है, मकान क्या होता है। तो मान लीजिए कोई कोई लगा देता है कि होम का मतलब मकान भी होता है, लेकिन मकान और घर में दोनों में बहुत डिफरेंस होता है। ये समझ लीजिए, मकान क्या होता है कि एक बस हमारा आश्रय स्थल है, जहां हम गए, रुके और वहां से चल दिए, वह हमारा आश्रय स्थल है। उसी को हम हाउस कहेंगे या मकान कहेंगे। आई बात समझ में? देखो हमने लिख दिया है यहाँ पे कि मकान का मतलब ही होता है एक आश्रय स्थल। यहाँ कोई भावना नहीं जुड़ी होती है। यहाँ जो आदमी कहीं गया, जो परिवार कहीं गया, रुका और वहां से चल दिया, तो भावनाएं कैसे जुड़ सकती हैं? तो उसको हम कभी होम का संज्ञा नहीं देते हैं, हम कभी घर की संज्ञा उसको नहीं देते हैं। समझ रहे हो ना? हम किसको देते हैं? मकान को देते हैं। घर क्या है? एक वैसा निवास स्थान है जहाँ भावनात्मक पक्ष जुड़ा हुआ है, हमारी भावनाएं एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। क्लियर है कि होम क्या है? समझ पा रहे हो ना? क्लियर है ना कि होम क्या है? होम मतलब घर या निवास स्थान। एक होम का मतलब हो गया मकान, मकान का मतलब होता है आश्रय स्थल। क्लियर है? आगे बढ़े, आप समझ लो। देखो यहाँ हम किसको समझे हैं? अभी ओनली होम को समझे हैं। अब हम किसको समझेंगे कि मैनेजमेंट क्या है। मैनेजमेंट को भी ये समझ लो कि मैनेजमेंट हमारा हर जगह आपको देखने को मिलता है, हर जगह विद्यमान है। हर जो कोई भी हम काम करते हैं वहीं पे मैनेजमेंट है। एक छोटा सा फंक्शन करेंगे, वहाँ मैनेजमेंट है। बड़े बड़े स्तर पे जहाँ एक इंडस्ट्री है, जहाँ एक कॉलेज है, वहाँ भी मैनेजमेंट है। यानी इसका जो क्षेत्र है बहुत व्यापक है प्रबंध का। ये सिस्टम है, एक ऐसा सिस्टम जो हमें सिखाता है कि हमें करना क्या है, किस तरीके से करना है। समझ रहे हो ना? किस नियम पर चलकर कामों को करना है, वही तो मैनेजमेंट है। समझ रहे हो ना? देखो, मैनेजमेंट को हम क्या कहते हैं? यह एक ऐसी व्यवस्था है जिसे हम बहुत सोच समझ कर करते हैं। जहां बिना सोचे समझे हम करेंगे, वो क्या होगा? सिस्टम से काम हट जाएगा। और जिस काम में सिस्टम नहीं है वहां मैनेजमेंट नहीं है। क्लियर है ना? दूसरा क्या कह रहा है? यह बहुत व्यापक स्तर पर होता है।
इसका क्षेत्र बहुत व्यापक है। अभी बताए हैं ना कि छोटे से शुरुआत इसकी होती है, बड़े बड़े स्तरों तक इसका ये हमें दिखाई देता है, हर जगह मैनेजमेंट है। तो इसका क्षेत्र क्या हुआ, बहुत व्यापक, सार्वभौमिक है, हर जगह मुझे देखने को मिलता है। और ये ध्यान रखिएगा कि हर क्षेत्र में मैनेजमेंट है। ये ध्यान रखिएगा कि मैनेजमेंट में हमारी 3 प्रक्रिया सम्मिलित होती है। कौन कौन सी प्रक्रिया सम्मिलित होती है? आयोजन, नियंत्रण, मूल्यांकन, प्लानिंग, कंट्रोलिंग, एवेल्युएशन। ये 3 जो प्रक्रियाएं हैं, यही हमारे मैनेजमेंट को सिस्टमेटिक ढंग से चलाती हैं सुचारू रूप से। ये प्लानिंग क्या होता है? हम कोई भी जब काम करते हैं तो बिना प्लानिंग के नहीं करते हैं। एक शेड्यूल बनाते हो ना, एक रफ तैयार करते हो कि मुझे ये फंक्शन करना है तो मुझे क्या 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 कैसे करना है, वो आपका प्लानिंग हो जाता है। देखते हैं कि मेरा ये जो हम प्लान किए हैं इसमें कहीं उथल पुथल हो रहा है, इधर उधर चीज मैनेज नहीं हो पा रही है, उसको हम बैलेंस करते हैं, वही नियंत्रण है। और जब हम कर लेते हैं, चीजों को करने के बाद कोई भी हम एक काम को सिस्टम से कर लेते हैं, उसके बाद देखते हैं कि मेरा रिजल्ट क्या है, मेरा परिणाम क्या है, मेरा जो काम था वो अच्छे से हुआ कि नहीं हुआ, वही क्या है, वही एवेल्युएशन है, वही आपका मूल्यांकन है। यानी जब तक ये 3 प्रक्रिया हमारे मैनेजमेंट में शामिल नहीं होगी, तब तक हमारा जो काम है वो सिस्टमेटिक ढंग से नहीं हो सकता है। तो यह 3 प्रक्रिया हमारा जो है ये मैनेजमेंट को क्या करती है, सुचारू रूप से चलाने का काम करती है। समझ पा रहे हो ना? इतना बातें क्लियर हैं? आप देखिएगा कि हमारे मैनेजमेंट से एक एक शब्द से क्वेश्चन मिलेंगे आपको। समझ रहे हो ना? एक एक शब्दों पर ध्यान रखिएगा, शब्दों को समझने का प्रयास करिए। समझ रहे हो ना? शब्दों को समझने का प्रयास करिए, उसके मीन्स को समझने का प्रयास करिए। समझ रहे हो ना? आपको एक बहुत एग्जाम बहुत अच्छे से क्लियर करना है। समझ रहे हो? रट के नहीं क्लियर करना है, समझ के क्लियर करना है। इसी पर मेरा फोकस रहता है कि आप समझो चीजों को। देखो, प्रबंध को कह रहा है कि प्रबंध जो हमारा मैनेजमेंट है, यह कला और विज्ञान दोनों होता है। ये समझिएगा कि मैनेजमेंट हमारा कला कैसे है और विज्ञान कैसे है। तो कला कैसे है, कला क्यों है, ध्यान दीजिएगा कि सौंदर्यात्मक अभिव्यक्ति जो हमारे अंदर विचार होता है, जब उन विचारों में सौंदर्य आ गया, खूबसूरती आ गई, किस लिए खूबसूरती आई है? अपने कार्यों को सिस्टमेटिक ढंग से करने के लिए। आई बात समझ में? देखो, हमने लिखा है यहाँ पे कि जो सब अपने अपने तरीके से कलात्मक ढंग से हर चीजों को व्यवस्थित करते हैं। कोई जरूरी नहीं है कि मेरे अंदर जो कला है वो आपके अंदर भी कला हो, जो आपके अंदर कला है वो मेरे अंदर भी हो। सबके घर को सजाने संवारने का, मैंने सिस्टमेटिक ढंग से करने का, सबका अपना अपना अलग अलग तरीका होता है। आई बात समझ में? और जिसका जैसा सोच होता है वैसे ही वह अपने घर को, मैनेजमेंट को संभालता है, सिस्टमेटिक ढंग से उसको अरेंजमेंट करता है। आई बात समझ में? वही क्या है, वही हमारा कला है। जिस मैनेजमेंट में सौंदर्य का पक्ष झलकता हो वही कला है। और विज्ञान कैसे है? अभी आपको बताए ना कि हमारा जो मैनेजमेंट है यह 3 प्रक्रियाओं से होकर गुजरता है। तो जो प्रक्रियाएं हैं, स्टेप बाय स्टेप हम लेकर चल रहे हैं, वह एक वैज्ञानिक मेथड है, वही वैज्ञानिक तरीका है। तो हम कह सकते हैं कि हमारा मैनेजमेंट विज्ञान है। जैसे देखिए, हमने यहाँ लिखा है कि विज्ञान क्यों है, क्योंकि इसमें नियोजन, संगठन, समन्वय, क्रियान्वयन, उत्प्रेरण, नियंत्रण और मूल्यांकन आदि का वैज्ञानिक क्या किया जाता है, विश्लेषण किया जाता है। समझ रहे हो ना? इसका मतलब समझ पा रहे हो? नियोजन का मतलब होता है प्लान करना, संगठन का मतलब होता है कि जब हमारे कार्य हमसे अकेले नहीं संभल पा रहा है तो परिवार के सदस्यों का सहयोग लेना। क्योंकि आप यहाँ पे क्या पढ़ रहे हो, होम मैनेजमेंट पढ़ रहे हो, तो यहाँ जब भी बात आएगी तो परिवार की आएगी, होम की आएगी,
अगर यही नेट के लेवल पे पढ़ोगे तो वहाँ हॉस्पिटल का भी मैनेजमेंट देखने को आपको मिलेगा, वहाँ आपको होटल का भी मैनेजमेंट देखने को मिलेगा, कॉलेज विद्यालय का भी मिलेगा। लेकिन आपका भी दायरा जो है यहाँ सीमित है, यह भी सिर्फ हमको होम को लेकर चलना है, अपने घर को लेकर चलना है। और देखो ये समझ लो कि होम मैनेजमेंट कुछ है नहीं, आप अपने घर में जो कार्य करती हैं सिस्टमेटिक ढंग से, वही आपका मैनेजमेंट है कि कैसे कैसे हम करें। और जहाँ व्यवस्थित रूप से आप पूरी क्रमबद्धता से आप चीज़ों को कर लेती हैं, घर भी संभाल ले रही हैं, बाहर भी नौकरी कर ले रही हैं, बच्चों को भी देख ले रही हैं, वही तो मैनेजमेंट है, यही ना मैनेजमेंट है। इसको बहुत ज़्यादा आप ये मत सोचिए कि बहुत हमको पढ़ना है, आपका ये डेली रूटीन की जिंदगी जो जी रही है वही हमारा मैनेजमेंट है। समझ रही है ना। अब देखिए संगठन, यानी जब हमारा जो काम है सिर्फ हमसे नहीं हो पा रहा है, तो घर में सदस्य होते हैं अलग अलग, सबको कार्य, ये नहीं है कोई कि एक सदस्य जो है हर क्षेत्र में निपुण हो, जिस क्षेत्र में जो निपुण हो, कोई अच्छा खाना बना ले रहा है, कोई अच्छा मैनेजमेंट कर ले रहा है, कोई बजट अच्छे से प्लान कर ले रहा है, कोई गेस्ट अच्छे से हैंडल कर ले रहा है। तो जैसे जैसे जिसका काम है उसको हम बांट देते हैं, उसी को हम क्या कहते हैं, संगठन कहते हैं। समन्वय, इन सारी चीजों में हम समन्वय स्थापित करते हैं। ये नहीं कि उनके अंदर ये भाव नहीं है, ये चीज वो नहीं कर पाएंगे, ये सब भी चीजों को हमको देखना है। तो हर चीजों को लेके हम एक सामंजस्य स्थापित करते हैं, ये हो जाता है समन्वय। और जब ये तीनों चीज हो जाती है तब हम काम को क्या करते हैं, क्रियान्वयन करते हैं, कार्यों को हम करना प्रारंभ कर देते हैं। उसके बाद क्या करते हैं, उससे हमें उत्प्रेरणा मिलती है कि नहीं अब हमारा काम अच्छे से हो सकता है। और नहीं अगर हो सकता है, कोई ऐसा भी सदस्य है जो कम पढ़ रहा है, ऐसा सदस्य है जो एक्स्ट्रा पढ़ रहा है, उसको हम क्या कर देते हैं, बैलेंस कर देते हैं। वहीं पे हम क्या करेंगे, बैलेंस कर देते हैं कि ये इनके जिम्मे ये काम हो गया, इनके जिम्मेदारी ये हो गई, इनकी वो हो गई, इनको नहीं चाहिए। ये सारी जो चीजें आती हैं वही हमारा क्या होता है, वही कंट्रोलिंग होता है, वही नियंत्रण होता है। आई बात समझ में। जब हमारा कोई भी चीज हम कर लिए, देखे कि हमारा काम तो बहुत बेहतर ढंग से हुआ, अगर नहीं हुआ तो यहाँ कुछ कमी है, तो जो हम रिजल्ट का चेक करते हैं कि हमारा काम कैसा हुआ, वही हमारा क्या है, मूल्यांकन है। और ये जो सारी चीजें को मिलकर हम कर रहे हैं वह किस पद्धति में आती है, वैज्ञानिक पद्धति है, वैज्ञानिक विश्लेषण है। इसलिए हम कह सकते हैं कि हमारा प्रबंध क्या है, कला और विज्ञान दोनों है। यहाँ से क्वेश्चन आपको मिलेगा कि हमारा प्रबंध क्या है, कला और विज्ञान दोनों है। सिर्फ ना तो कला सिर्फ है और ना ही विज्ञान है, यह दोनों का समावेश है। इतनी बातें क्लियर हो गई। अब देखते हैं आगे हमारा क्या है, डेफिनेशन है। डेफिनेशन में ध्यान रखिएगा, कभी कभी ऐसा हो जाता है कि चीजें याद नहीं हो पाती हैं, राइटर का नेम भूल जाता है, कैसे हम याद करें, दिमाग में ये सारी चीजें चलती रहती हैं। हमें क्या करना चाहिए कि डेफिनेशन का जो मेन हेडलाइन का जो फोकस जिस पर किया हुआ है उसको ले लेना चाहिए, और उसको ये देखना चाहिए कि ये चीज किसने कही है। समझ रहे हो ना। तो ये चीजों को देखकर हमको डेफिनेशन को लर्न करना है। ये जो तीनों डेफिनेशन है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, समझ लिया। लर्न कैसा करना है, देखिए बहुत इजी वे में हम आपको बताते हैं। निकिल और डार्सी के अनुसार, निकिल और डार्सी क्या कह रहे हैं कि प्रबंध एक योजनाबद्ध क्रिया है जो इच्छित अंत को प्राप्त करने के लिए दिशा निर्देशित करती है। इन्होंने क्या कहा प्रबंध को, इन्होंने क्या कह दिया कि यह एक योजनाबद्ध क्रिया है। हम यहीं से पकड़ लेंगे, निकिल और डार्सी की परिभाषा को हम यहीं से पकड़ लेंगे कि उन्होंने क्या कहा है कि यह पूरी तरह से एक योजनाबद्ध की हुई प्रक्रिया है। ग्रास और क्रैंडल क्या कह रहे हैं, अब इनको कैसे हम पकड़ेंगे, समझ रहे हो ना। गृह व्यवस्था एक मानसिक प्रक्रिया है, ठीक, यहां से हम ले लेंगे। इन्होंने क्या कहा कि गृह व्यवस्था एक मानसिक प्रक्रिया है,
उन्होंने मानसिक प्रक्रिया क्यों कहा है? क्योंकि ये फिजिकल वर्क नहीं है। आपका जो ये आपका जो मैनेजमेंट है, प्रबंध है, एक मेंटल प्रोसेस है, हमारे दिमाग में चलने वाली प्रक्रिया है। हम शरीर से नहीं करते इसको, शरीर से क्रियान्वयन करते हैं। जो प्लान होता है, जो सारी चीजों का उथल पुथल चलता है, मंथन चलता है, हमारे दिमाग में चलता है। इसलिए प्रबंध क्या है? हमारा एक मानसिक प्रक्रिया है। मानसिक प्रक्रिया किसने कहा? ग्रास और कैंडल ने, ठीक ना। हमको इस और राजमल जो हैं, देवदास जो हैं, इन्होंने क्या कहा है कि यह एक इनकी देखिए बार बार आपका परिभाषा से क्वेश्चन बनता है यहाँ से कि गृह व्यवस्था एक बांध के समान है। यानी बांध की तुलना किससे की गई है? ये किसने कहा है? यहीं पे क्वेश्चन आप पकड़ लीजिएगा कि जहां बांध की बात आ गई, बांध शब्द का प्रयोग कर लिया गया, तो किसने किया था? राजमल पी देवदास ने। मानसिक प्रक्रिया किसने कहा था? ग्रास एवं क्रैंडल ने। योजनाबद्ध प्रक्रिया किसने कहा था? निकिल और डार्सी ने। तीनों डेफिनेशन याद हो गया ना? याद हुआ ना? मेरे साथ रहो, ये सब याद करा देंगे इसी तरह, ये ध्यान दीजिएगा। अब हम इसका यहाँ पे देखिए क्वेश्चन बनता है, हम कैसे याद कर लिए, ठीक ना। निकिल को कैसे याद कर लिए? योजनाबद्ध प्रक्रिया है, योजनाबद्ध प्रक्रिया है। यहाँ जहाँ के आए समझ जाइएगा कि किसने कहा है? निकिल और डार्सी ने। मानसिक प्रक्रिया किसने कहा है? ग्रास एवं क्रैंडल ने, ठीक ना। इसी तरह याद कर लीजिएगा, इसीलिए हम लिख रहे हैं। आप क्रैंडल ने क्या कहा था? मानसिक प्रक्रिया है, प्रबंध एक मानसिक प्रक्रिया है। और तीसरा कौन कहा था? राजमल पी देवदास ने क्या कहा था? राजमल पी देवदास क्या कहा था? यह गृह प्रबंध एक बांध के समान है। क्वेश्चन बनता है कि कौन जो प्रबंध को बांध से किसने तुलना किया है, ऐसा क्वेश्चन बनता है आपका। तो बांध की जहां बात आए तो ये लिख लिए बांध के समान, बांध के समान से याद कर लीजिएगा। ओके, तीनों डेफिनेशन कंफर्म हो गया आपको? एनी प्रॉब्लम? कोई डाउट है? नो डाउट, थैंक यू। ऐसे ही आराम आराम से चीजों को समझते चलिए। आज हमको बहुत जितने भी एक चैप्टर में जितने चीजों पर फोकस करना चाहिए उतना हम आपको क्लियर करा दे रहे हैं। यही याद हो जाएगा आपको। जितना अभी पढ़ाए हैं याद हुआ कि नहीं? आप डरते हो, घबराते हो कि होम मैनेजमेंट बहुत कठिन है, समझ में नहीं आता। ऐसा नहीं है, बिल्कुल आसान है। जब ये समझ लो कि हम ही को मैनेजमेंट करना है, हम ही करते हैं, देखें कि कैसे किया जाता है, ठीक ना। अगर ये बात आपके अंदर आ गई, ये भावनाएं आपके अंदर आ गई, तो आपको याद करना थोड़ा सा भी कठिन नहीं लगेगा। आइए अब देखें प्रबंध क्या है। पूछ रहा है कि प्रबंध क्या है। प्रबंध क्या है? प्रबंध पारिवारिक जीवन का एक क्या है? प्रशासनिक पहलू है। प्रबंध क्या है? पारिवारिक जीवन का प्रशासनिक पहलू है। प्रशासनिक पहलू इसलिए कहा जा रहा है कि यह जैसा हमें आदेश देता है, जैसा हमारा प्रशासन व्यवस्था होता है, जैसा हमारे घर में नियम होता है, उसी पर चल के हम अपने कार्यों को करते हैं। आई बात समझ में? तो इसीलिए इसको क्या कहा जाता है? ये क्या कहा जाता है? प्रशासनिक पहलू है। और ये क्या करता है? व्यक्ति के सभी जरूरतों को पूरा करता है। कैसे? अगर मैनेजमेंट ना हो तो हम समझ ही नहीं पाएंगे कि किसकी क्या आवश्यकता है। पूरे घर में सारे सदस्यों की आवश्यकताएं भिन्न भिन्न होती हैं। और जब हम मैनेजमेंट करते हैं, मान लीजिए जब हम बजट ही बनाते हैं, समझ रहे हो, तो देखते हैं कि किसकी आवश्यकता क्या है और कौन सी आवश्यकताएं सबसे प्राइमरी वाली है, तो उसको हम पूरा करते हैं। यानी अगर मैनेजमेंट नहीं होता तो सारे सदस्यों की आवश्यकताएं, जरूरतें को हम पूरा नहीं कर पाते। तो यह क्या कहेंगे कि व्यक्ति की सभी जरूरतों को यही पूरा करवाता है। कौन? मैनेजमेंट। ये गलत छप गया है। नेक्स्ट आपका है समस्त मानवीय और अमानवीय का साधनों का सर्वोत्तम उपयोग होता है। यही मैनेजमेंट सिखाता है कि हम अपने कार्यों में
किन किन साधनों का प्रयोग करें तो हमारा जो व्यवस्था है उत्तम ढंग से हो पाएगा। और यह साधन कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार का होता है। एक मानवीय साधन होता है, एक अमानवीय साधन होता है। ये ध्यान रखिएगा कि मानवीय साधन वह साधन होता है जो व्यक्ति के अंदर ही निहित है, हमारे ही अंदर मौजूद है, वही मानवीय साधन है। ठीक ना? हमारे अंदर जो विद्यमान है, क्या विद्यमान है मेरे अंदर? मेरे अंदर ऊर्जा है, मेरे अंदर क्षमता है, मेरे अंदर योग्यता है, मेरे अंदर स्किल पावर है, समझ रहे हो ना? मेरे अंदर ज्ञान है, मेरे अंदर एटीट्यूड है। तो ये सारा क्या है? यही तो मानवीय साधन है। इसी को तो लेकर हम कामों को करते हैं। अगर हमारे अंदर कौशल ना हो, लाख मेरे पास मानवीय अमानवीय साधन आ गया, मेरे पास मिक्सर ग्राइंडर आ गया, वैक्यूम क्लीनर आ गया, वॉशिंग मशीन आ गई, मुझे चलाने ही नहीं आता, तो सारा निरर्थक है। आई बात समझ में? तो जो हम जिन उपकरणों का प्रयोग कर रहे हैं वह अमानवीय साधन है, और जैसे किस तरह से हम कर रहे हैं वह मानवीय साधन है। आई बात समझ में? अब इसमें नहीं ना कंफ्यूज होगे। जो भौतिक साधन होता है, जैसे मेरा मिक्सर ग्राइंडर हुआ, वैक्यूम क्लीनर हुआ, वॉशिंग मशीन हो गई, समझ रहे हो ना? आपका गैस हो गया, कुकर हो गया, सब है। जितने आप मानव द्वारा बनाया गया उपकरण है जिससे हम अपने कामों को करते हैं, वह अमानवीय साधन है, भौतिक साधन है। और हमारे अंदर जो भी मौजूद है वह मानवीय साधन है। तो दोनों साधनों का किस तरह से हम सबसे श्रेष्ठ ढंग से उपयोग करके अपने मैनेजमेंट को अच्छे ढंग से बनाए रखें, यही क्या है? यही प्रबंध है। सर्वोत्तम ढंग से उपयोग बताता है कि किस तरह से करें कि हमारा समय और श्रम दोनों बच जाए। आई बात समझ में? कि किस प्रकार हम करें कि हमारा समय भी बच जाए और श्रम भी बच जाए। और जब दोनों बच जाएगा तो हमारा मैनेजमेंट कैसा होगा? उत्तम कैटेगरी का होगा। आई बात समझ में? चीजें क्लियर हो रही है ना? वेरी गुड। आप क्या कह रहा है कि अपना घर चलाने का प्रभावी तरीका है, ये समझ लो, बिल्कुल प्रभावी तरीका है। ये एक मेथड है कि हम अपने घर को कैसे चलाएं। आप समझ रहे हो? हम बता क्या रहे हैं आपको कि प्रबंध क्या है। समझ रहे हो ना? यहाँ से क्वेश्चन आपको मिलेगा। ये सारे जो आप पॉइंट लिखे हैं यहाँ पे, यहाँ से क्वेश्चन आपको मिलेगा। हम जब कराएंगे तो भी आपको मिलेगा, और आपको प्रैक्टिस सेट भी करोगे तो उसमें भी मिलेगा। अब देखो, प्रभावी तरीका है जैसे आप कर रहे हो, जिस मेथड से कर रहे हो। नेक्स्ट कह रहा है कि प्रबंध क्या है? एक साधन मात्र है। हम साधनों का ही उपयोग करके अपने प्रबंध को करते हैं। एक साधन है, करने का साधन है, साध्य नहीं है। ठीक ना? एक मानसिक प्रक्रिया है, यह मेंटल प्रोसेस है। हमारे अंदर जितना भी हमारा दिमाग है, जितना शार्प होगा, जितना प्रेजेंट ऑफ माइंड होगा, उसी तरह हमारा मैनेजमेंट होता है। आप देखोगे कभी कभी किसी चीज में देखोगे कि क्या होता है, कोई चीज को बहुत अच्छे ढंग से अरेंज कर लेता है। आप किसी को सारा चीज हम दे दें उठा के तो भी वो किसी तरह से भी करके छोड़ देता है। यानी दोनों ही मानव है, दोनों ही एक ग्रेडी है, लेकिन एक जो है अपने साधनों का अच्छे से उपयोग कर रही है, उसके पास शार्प माइंड है, वो अपने साधनों को अच्छे क्रमबद्ध तरीके से लगा रही है, अपने घर के दीवारों पर अच्छे से पेंटिंग लगा ले रही है। एक को समझ ही नहीं आ रहा है कि इस पेंटिंग को मैं कहाँ लगाऊं। तो मेंटल प्रोसेस है ना, ये क्या है? एक मेंटल प्रोसेस है। कला और विज्ञान दोनों है, अच्छे से डिफाइन कर दिए हैं इसको। क्लियर हो गया? नेक्स्ट जो है, यह व्यापक है, ध्यान रखिएगा। प्रबंध क्या है? बहुत व्यापक है। अभी हमने आपको बताया कि बहुत व्यापक है। यह छोटे से छोटे स्तर से शुरुआत होता है और बड़े बड़े स्तर तक हमको दिखाई देता है। तो बहुत ही व्यापक है। और क्या है? व्यापक तो है ही, सतत चलने वाली प्रक्रिया है, यह निरंतर चलती रहती है। हम सुबह से उठते हैं, कितने बजे उठते हैं और कितने बजे सोते हैं, यह रोज का जो हमारा रूटीन है, ये डेली चलता रहता है। और हर स्टेप में मैनेजमेंट है। अगर हमारा रूटीन है कि हम इतने बजे उठे तो हमारा काम सिस्टमेटिक ढंग से चलेगा। अगर आप ज्यादा सो लिए, ज्यादा देर तक वहां कर लिए, वहीं से सब गड़बड़ हुआ कि नहीं?
तो ये सतत चलने वाली प्रक्रिया है। अगर एक स्टेप आपका गलत हुआ तो पूरा दिन भर का मैनेजमेंट गड़बड़ हो जाता है। आई बात समझ में? क्लियर हो रहा है ना? और देखिए इसमें यहाँ भी अभी फिर वही दे रहा है, आयोजन, नियंत्रण, मूल्यांकन के द्वारा क्या होता है, पारिवारिक लक्ष्यों की प्राप्ति होती है। जो हमारा लक्ष्य है, जिसे हमें हासिल करना है, कि हमें ये चीज करना है, हमें यहाँ जाना है, हमें वो चीज करना है, ये हमारा लक्ष्य है। और ये जो तीनों प्रक्रियाएं हैं उसको जब सिस्टमेटिक ढंग से करोगे तभी हमारा लक्ष्य की प्राप्ति होती है। क्लियर है? एनी डाउट? नेक्स्ट है, यहाँ देखिएगा, यहाँ से क्वेश्चन बनता है, यहाँ दोनों जगह से क्वेश्चन आपको मिलेगा, ध्यान रखिएगा, उसको याद कर लीजिएगा। फ्रेडरिक विस्लो टेलर है को प्रबंधन वैज्ञानिक है, यहाँ पे वैज्ञानिक प्रबंधन के सिद्धांतों का जनक माना जाता है। ध्यान दीजिएगा, जो ये आपके विस्लो हैं, फ्रेडरिक विस्लो टेलर हैं, इनको क्या माना जाता है, वैज्ञानिक प्रबंध के सिद्धांतों का जनक माना जाता है। यानी वैज्ञानिक जब हैं तो जाहिर सी बात है कि इन्होंने ही इस सिस्टम को लगाया है कि किन किन विधियों से हमें अपने मैनेजमेंट को करना चाहिए। ठीक ना? आयोजन, नियंत्रण, मूल्यांकन जो पढ़ रहे हो इन्हीं के द्वारा बनाया गया है। ठीक, ये याद कर लीजिएगा। दूसरा कह रहा है कि एक फ्रांसीसी खनन इंजीनियर, यहाँ से भी क्वेश्चन आपको दिखेगा, हेनरी फेयोल का नाम सुनते हो। ये आधुनिक प्रबंधन, ध्यान दीजिएगा, आधुनिक प्रबंधन के सिद्धांत के जनक माने जाते हैं। यहाँ पे आधुनिक जब बात आएगी, आधुनिकता की बात आएगी तो आप किसको कहोगे, इन्हीं को कहोगे। किसको? हेनरी फेयोल को। और यहाँ पे देखिएगा वैज्ञानिक शब्द का जहाँ पे यूज किया रहेगा वहां किसको करोगे, विस्लो टेलर को। क्लियर है ना? याद कर लीजिएगा, इसमें कोई समझाने वाली चीज नहीं है। क्लियर है? अब तक इतनी बातों को हम बताए, सब क्लियर है ना? नेक्स्ट है, आराम से समझेंगी तो हर चीजों को क्लियर हो जाएगा, हर चीज क्लियर कर लोगे। अगर जहां कंफ्यूज होगे तभी, जब वर्ड्स क्लियर नहीं रहेंगे। मेरा फोकस ही यही रहता है कि जब जो भी हम आपको दें एक एक वर्ड क्लियर रहे, ताकि आपको क्वेश्चन आंसर करने में कोई समस्या ना आए। क्लियर है ना? अब देखिए हमारे प्रबंध की विशेषताएं क्या होती हैं, कौन कौन सी विशेषताएं हैं, क्या क्या चीज हमारे प्रबंध में देखने को मिलता है। जो चीज देखने को मिलता है वही उसकी विशेषता होती है। क्लियर है ना? अब देखिए कह रहा है कि प्रबंध क्या है, एक विज्ञान है, जो हम आपको समझा दिए हैं। एक विशिष्ट प्रक्रिया है, ये नॉर्मल प्रक्रिया नहीं है, एक विशेष प्रक्रिया है। जैसा आप करोगे अपने मैनेजमेंट को वैसी होगी, जिसमें अगर थोड़ा सा भी एक स्टेप बताए ना कि एक स्टेप कहीं गड़बड़ हुआ तो पूरा मैनेजमेंट गड़बड़ हो जाता है। अगर आपका आयोजन गड़बड़ तो पूरा मूल्यांकन तक का गड़बड़ सिस्टम हो जाएगा। समझ रहे हो ना? तो ये क्या है, एक विशिष्ट प्रक्रिया है, एक सामाजिक प्रक्रिया है। ठीक ना? सामाजिक प्रक्रिया क्यों है? क्योंकि मानव ही तो कर रहा है, ये मानव के द्वारा ही किया जा रहा है। ठीक ना? और ये हर जगह दिखाई दे रहा है। समझ रहे हो ना? तो यह मानव के द्वारा करने की वजह से यह क्या है, सामाजिक प्रक्रिया है। क्योंकि क्या है, मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। क्लियर है ना? अदृश्य कौशल है, ये मुझे दिखाई नहीं देता, जब कर लोगे आपकी अभिव्यक्ति, आपका विचार कैसा है ये मुझे दिखेगा थोड़ी ना। जब उस चीज की अभिव्यक्ति करोगे तब वो दिखाई देता है। यानी क्या है, ये एक अदृश्य कौशल है। हमें देखकर आप नहीं कह सकते हो कि आप अपने घर को बहुत अच्छे से मेंटेन किए हैं, जब तक मेरा घर नहीं देखोगे। आई बात समझ में? तो यह क्या है, अदृश्य कौशल है। इसका एक पृथक अस्तित्व होता है। जैसा आप करते हो वैसा आपको लक्ष्य की प्राप्ति होती है, इसका एक अपना अलग ही अस्तित्व होता है। समझ रहे हो? यह सार्वभौमिक प्रक्रिया है, हर जगह दिखाई देती है, हर कामों में दिखाई देती है। एक सब्जी बनाओगे उसमें भी दिखाई देती है। समझ रहे हो ना? कि सिस्टमेटिक ढंग से क्या आप कर, मान लो सब्जी ही बना रहे हो तो पहले क्या डालोगे, पहले ही नमक नहीं डाल दोगे, पहले सब्जी डालोगे ना, पहले तेल डालोगे ना। तो ये हर जगह मैनेजमेंट है, हर जगह एक सिस्टम बना हुआ है कि मुझे पहले क्या करना है, उसके बाद क्या करना है, उसके बाद क्या करना है।
यानी क्या है, यह सार्वभौमिक है, हर क्षेत्र में हर पहलुओं पर दिखाई दे रही है। नेक्स्ट है, क्लियर हो गया ना। नेक्स्ट है आपका एक सामूहिक प्रयास है। सामूहिक प्रयास समझ रहे हो, संगठन बताए हैं, ये सबके से के मिलकर होता है, एक सामूहिक प्रयास है। एक लोगों के बस की बात नहीं है कि पूरा एक सिस्टम को संभाल ले, जब तक उसमें संगठन नहीं आएगा, जिसमें जब तक आप उसमें ऑर्गेनाइजेशन नहीं लाओगे तब तक वो सफल नहीं होगा मैनेजमेंट। इसलिए क्या है, आपका एक सामूहिक प्रयास है। यह सभी स्तरों पर होती है, बताए ना कि सभी स्तरों पे होती है। अगर प्लान गड़बड़ हुआ, कंट्रोलिंग गड़बड़ हुआ, अगर संगठन गड़बड़ हुआ, क्रियान्वयन अपने आप गड़बड़ हो जाएगा। आई बात समझ में। तो सब स्तर पर होता है मैनेजमेंट। एक जगह सिस्टमेटिक ढंग से आया तो दूसरा अपने आप सिस्टम से चलता जाएगा। यह एक पेशा है। पेशा मतलब होता है व्यवसाय। जैसे एक व्यक्ति व्यवसाय करता है, समझ रहे हो ना, एक व्यक्ति व्यवसाय करता है तो उसमें भी नीति अपनाता है, विधि अपनाता है, करता है, तभी ना उसका बिजनेस सक्सेस होता है। उसी तरह मैनेजमेंट में भी जब तक आप एक नियम बनाकर नहीं चलोगे तब तक वो मैनेजमेंट सक्सेस नहीं होगा। ठीक ना। पूर्व निर्धारित लक्ष्यों की प्राप्ति है। यह जब भी हम एक लक्ष्य बना लेते हैं कि हमें ये करना है और उसको पाने के लिए जितना हम प्रयास करते हैं, वही तो मैनेजमेंट है कि किस तरह से हम प्रयास करें कि हम उसको पालें। आई बात समझ में। तो एक कला है, जैसे बता ही दी है आपको इसके पहले भी। क्लियर हो गया सारा पॉइंट। नेक्स्ट जो है आपका, देखिए गृह प्रबंध का क्या महत्व है। ये फर्स्ट चैप्टर में जितनी भी चीजें आपको देनी चाहिए, जितना भी आप गेन कर सकते हो, हर जगह से आपको पॉइंट में हम दे दिए हैं। जब चीजों को समझ लोगे तो फर्स्ट चैप्टर से आपका एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। समझ रहे हो। देखिए कि गृह प्रबंध का महत्व क्या है, यह क्यों महत्वपूर्ण है। तो पहले ही देखो, दिनचर्या को स्थिर बनाता है। हमारे जो रूटीन में जो हमारी दिनचर्या है कि अगर हमको स्कूल जाना है, आप भी जाते होगे, ऑफिस जाते होगे, हम लोग भी स्कूल जाते हैं, तो अगर हम उठे नहीं टाइम से, अगर हम 4 बजे नहीं उठेंगे, 5 बजे नहीं उठेंगे, तो हम कैसे 7 बजे तक स्कूल पहुंच सकते हैं। समझ रहे हो ना। तो हमारी दिनचर्या को एक मैनेजमेंट ही है जो बिल्कुल स्थिर बना के रखता है। अगर यह नहीं होता तो हमारी पूरी की पूरी दिनचर्या ही क्या हो जाती, बेकार हो जाएगी। नेक्स्ट क्या है, परिवार के स्तर का निर्धारण करता है। यह मैनेजमेंट ही, जैसा आप मैनेजमेंट करोगे वैसा लक्ष्य मिलेगा, वैसे स्तर मिलेगा। कोई डॉक्टर बनेगा, कोई वकील बनेगा, कोई टीचर बनेगा, जैसा जो बनेगा उसका स्तर वैसा ही निर्धारण होगा, वैसा ही वह कहलाएगा। ठीक ना। प्रबंध से सभी सदस्यों की आवश्यकताओं की पूर्ति होती है। यह भी बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है कि अगर ये प्रबंध ना होता, मैनेजमेंट ना होता, तो सारे सदस्यों की आवश्यकताओं की पूर्ति हम नहीं कर सकते। इसलिए हम कह सकते हैं कि प्रबंध ही हमारे सदस्यों की आवश्यकताओं की पूर्ति कराता है। नेक्स्ट क्या है, पारिवारिक लक्ष्यों की प्राप्ति में सहायता मिलती है मैनेजमेंट से ही। अगर हम सिस्टमेटिक जीवन ना जिए तो हमें क्या, आप अभी ना पढ़ो सिस्टम से, ना उठो टाइम से, नहीं पढ़ोगे, नहीं अभी बताए हैं ना कि कैसे हम तैयारी करेंगे, अगर उस रूटीन पे नहीं चलोगे तो क्या आप लक्ष्य को प्राप्त कर पाओगे, कभी नहीं कर पाओगे। इसलिए आपको हम रूटीन दिए हैं कि एक सिस्टम बनाए हैं, इसीलिए सिलेबस के साथ आपको दिए कि उसको समझिए कि हमारे लिए कितना महत्वपूर्ण है। अगर हम उसको नहीं अपनाएंगे तो हम इसको प्राप्त नहीं कर सकेंगे। समझ रहे हो ना। गृह प्रबंध से घर के संसाधनों का सही ढंग से उपयोग होता है। अभी बताए कि हमारे जो संसाधन होते हैं, मानवीय और अमानवीय, अगर मैनेजमेंट ना होता, अगर पूरा मान लो कोई हमारे पर बॉन्ड ही ना रहे कि मुझे दिन भर सिर्फ में यही करना है, चलो कर लेंगे, चलो कर लेंगे, तो पूरा हम 2 घंटे का काम 5-6 घंटे में निपटाएंगे। समझ पा रहे हो ना। तो इसलिए हमें सही ढंग से उपयोग करना कौन सिखाता है, मैनेजमेंट सिखाता है। ठीक ना। नेक्स्ट आपका है कि प्रबंध से घर की समस्याओं को सुलझाया जा सकता है। आई बात समझ में।
अगर हमारे घर में कोई भी समस्या है, ठीक ना, मान लीजिए घर के काम नहीं हो पाते हैं, तो अगर हम आप सब सारे सदस्यों को अलग अलग कामों को डिवाइड कर दें तो हमारा काम क्या हो जाएगा, बहुत बेहतर ढंग से, अच्छे ढंग से, अच्छे टाइम से संपन्न हो जाएगा। समझ पा रहे हो ना? तो समस्या क्या हो गई, यही तो समस्या है कि काम हमारा नहीं हो पा रहा था और काम अब हो गया संगठन के थ्रू, तो क्या हो गया, हमारी समस्या सुलझ गई। किसके माध्यम से, प्रबंध के माध्यम से। क्लियर है ना, बातें क्लियर हो रही है ना? नेक्स्ट आपका है कि सदस्यों में संतुष्टि प्राप्त होती है। यही नहीं, अगर जानते हो डिवाइड कर दिए तो ये कोई बुरी बात नहीं है। वो हर सदस्य जब अपने अपने कामों को अच्छे ढंग से कर लेंगे तो संतुष्ट हो जाते हैं जब उनकी तारीफ होती है कि इन्होंने गेस्ट को बहुत अच्छे से हैंडल किया था, इन्होंने ये घर का काम जो था किचन का बहुत अच्छे से संभाला था, तो उसमें सदस्यों को क्या होती है, बहुत संतुष्टि होती है कि हम इस काम में बहुत अच्छे से अपने काम को कर लिए हैं, लोग इसकी प्रशंसा कर रहे हैं। तो वह व्यक्ति क्या होता है, वो संतुष्ट हो जाता है पूरी तरह। तो मैनेजमेंट ही हमें क्या दिलाता है, संतुष्टि दिलाता है। नेक्स्ट है कि गृह प्रबंध से घर का रख रखाव होता है। घर अगर गृह प्रबंध ना होता तो हम संसाधन का यूज नहीं करते, संसाधन का यूज नहीं करते तो हमारे काम सही ढंग से नहीं हो पाते और घर का क्या होता, अस्त व्यस्त दिन वो पूरा उसका जीवन जो होता घर का वो अस्त व्यस्त वाला होता। यही एक मैनेजमेंट है जो हमारे घर को सुरक्षित रखता है, रख रखाव कराता है कि नहीं हमको इतने ही टाइम पर ये काम कर लेना है। आई बात समझ में? नेक्स्ट कह रहा है कि समय प्रबंधन में सुधार होता है। टाइम टू टाइम हम काम को करते हैं। अगर ये मैनेजमेंट ना होता तो ना मेरे सोने का टाइम होता और ना मेरे जगने का टाइम होता, ना मेरे काम करने का टाइम होता, ना स्कूल जाने का टाइम होता, ना आपको पढ़ने का टाइम होता। यही मैनेजमेंट है जो हमें सिखाता है कि हम अपने कामों को सही ढंग से किस समय में कैसे निपटा सकते हैं। आई बात समझ में? तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि प्रबंध ही है, वह मैनेजमेंट तो ही है जो हमें सिखाता है कि हमें किस टाइम पर कौन सा काम करना चाहिए। हर काम का एक टाइम बना है। आप देखते हो कि स्कूल जाने का टाइम है, आने का टाइम है, खाने का टाइम है, सोने का टाइम है। तो ये टाइम का जो मैनेजमेंट है कौन करा रहा है, मैनेजमेंट। टाइम मैनेजमेंट में पढ़ोगे अभी आगे चैप्टर में। तो यही समय में सुधार होता है, ठीक ना। अगर एक स्टेप गड़बड़ हुआ, आज हम लेट से उठ गए, हम लेट से स्कूल पहुंचे, वहां पनिशमेंट हो गया, तो हमारा वहीं पे सुधर जाएंगे कि नहीं कल से अब हम टाइम से उठेंगे। अब हो गया ना समय में सुधार। और कौन कराया, मैनेजमेंट कराया। अब देखिए चीजें क्लियर हो रही है ना। हम चीजों को देखिए क्लियर कराने के लिए इतना फोकस करते हैं आपको कि चीजें जब क्लियर हो जाएंगी तो क्वेश्चन आंसर करने में कोई समस्या नहीं होगी। नेक्स्ट है आपका गृह प्रबंध के उद्देश्य। अब देखिए गृह प्रबंध का उद्देश्य क्या है, क्या ऑब्जेक्टिव है उसके, कुछ ऑब्जेक्टिव्स तो होने चाहिए ना। तो देखिए उद्देश्य क्या कह रहा है कि परिवार के सभी सदस्यों की आवश्यकताओं की पूर्ति करना ही इसका मेन उद्देश्य होता है, ठीक ना। हमारा मैनेजमेंट का ये ऑब्जेक्टिव होता है कि हमारे जितने भी घर में सदस्य हैं उनकी सबकी आवश्यकताओं को हम पूरा कर सकें। हर काम टाइम से करें, मनी मैनेजमेंट करें, टाइम मैनेजमेंट करें, एनर्जी मैनेजमेंट करें, तो हमारे घर की सदस्यों की सबकी आवश्यकताओं की पूर्ति हम आराम से कर सकते हैं। क्लियर है ना। दूसरा कह रहा है कि सीमित आय में अधिकतम संतुष्टि प्राप्त करना। ये भी एक बहुत ही कठिन समस्या है कि हमारे पास आय हो कम और खर्च हो ज्यादा और संतुष्टि भी मुझे मिले। ऐसा कैसे हो सकता है। पैसा कमाना देखिए बहुत आसान होता है, लेकिन खर्च करना उतना ही कठिन होता है, ये समझ लो। इसी चीज को बता रहा है हमारा मैनेजमेंट कि हमें अपने पैसे को कैसे खर्च करना चाहिए कि हमारा जो अपना मन है या कहो या घर के पूरे सदस्यों को ये मान के चलिए कि सारे सदस्य संतुष्ट हो सके। आई बात समझ में, मैं संतुष्ट हो सकूं, मेरे घर के सदस्य संतुष्ट हो सकें, ठीक। अब ये करेंगे कैसे,
तो देखिए एक पॉइंट आप पढ़ते हो कि गृहिणी को मितव्ययिता का ज्ञान होना चाहिए। मितव्ययिता का मतलब होता है कि कम पैसे में हमें अधिक संतुष्टि प्राप्त करनी चाहिए। यह कैसे पॉसिबल है? यह पॉसिबल है, यह भी पॉसिबल है कि अगर मान लीजिए आपके पास पैसा कम है, आपके पास मान लीजिए 50 रुपया हम आपको दे देते हैं, कहते हैं कि जाइए आलू खरीद के लाइए, जाइए सब्जी खरीद के लाइए। ठीक, अब क्या करोगे? सब्जी भी आपको अच्छी चाहिए, पैसा भी कम लगना है। मितव्ययिता को समझिएगा कि मितव्ययिता होती क्या है, ठीक ना? तो अब उसका हम कैसे करें? सब्जी महंगी भी मिल रही है और सड़ी गली ले जाएंगे तो घर में डांट भी मिलेगी। अब क्या करोगे? अब क्या करोगे? अब देखो, अब उसी पैसे को लेकर आप सीधे चले जाओगे मंडी। सब्जी मंडी अगर चले गए तो आपके पैसे क्या होंगे? थोड़े से बच जाएंगे और सब्जी आपको बेहतरीन मिल जाएगी मार्केट की अपेक्षा। यही मितव्ययिता कहलाती है, यही कम आय में अधिक संतुष्टि प्राप्त करना कहलाता है। तो जब यहाँ मैनेजमेंट में, गृहिणी में मितव्ययिता का ज्ञान आ जाएगा कि हमें चीज़ों को कैसे मैनेज करना है, हम कपड़े कहाँ से मिलें कि वहाँ सस्ता मिले और अच्छा मिले, सब्जी कहाँ से लें कि सस्ती मिले और अच्छी मिले, तो यही कम आय में अधिक संतुष्टि है। क्लियर हुआ? कोई कंफ्यूजन? चलिए इसको समझ लिए ना। गृह कार्यों का कुशलता पूर्वक निष्पादन करना। जब कुशलता पूर्वक निष्पादन कैसे होता है? इसका यही उद्देश्य है कि हमारा मैनेजमेंट, हमारी व्यवस्था ऐसी हो कि हम अपने कार्यों को कुशल ढंग से अच्छे से निष्पादन कर लें, ताकि हमारा जो रिजल्ट हो वह बेहतर हो, हमारा लक्ष्य हो वह जल्दी से प्राप्त हो जाए। क्लियर है? चौथा इसका उद्देश्य है पारिवारिक वातावरण को स्वच्छ रखना। जाहिर सी बात है कि अगर हमारा मैनेजमेंट अच्छा है, हमारा सारा कार्य सुव्यवस्थित ढंग से होता है, किसी में कोई, जब व्यवस्थित ढंग से सब हर कार्यों का निष्पादन कर लोगे तो कोई किसी में भेदभाव नहीं होगा, कलह नहीं होगी, तो घर का जो वातावरण है यह बिल्कुल स्वच्छ रहेगा, स्वस्थ रहेगा। अगर कार्यों का विभाजन नहीं कर पाए, मैनेजमेंट आपके पास स्किल पावर ही नहीं है मैनेज करने का, तो उस घर में क्या होता है? कलह होने लगता है और वातावरण क्या हो जाता है? वहां का दूषित हो जाता है। आई बात समझ में? तो इसका अब एक उद्देश्य यह भी है कि हमारे परिवार का जो वातावरण रहे वह स्वच्छ रहे, स्वस्थ रहे। नेक्स्ट है पारिवारिक स्तर को बनाए रखना। एक हमारा जो स्टेटस है उसको मेंटेन करना भी इसका उद्देश्य होता है। मेंटेन तभी होगा जब हम एक डिसिप्लिन में रहेंगे, एक नियम में रहेंगे, एक दायरे में रह के अपने सारे कामों को सुचारू ढंग से निपटा लेंगे। क्लियर है? परिवार की आर्थिक स्थिति को सुधारना मैनेजमेंट ही तो है। अगर मितव्ययिता का ज्ञान हो गया, अगर हमें हर चीजों का नॉलेज हो गया, तो हमारी आर्थिक स्थिति जो है अपने आप सुधर जाएगी। समझ रहे हो ना? नेक्स्ट है एंड लास्ट है घर और परिवार के जीवन को बेहतर बनाना। घर और हमारा घर जो है, हमारा परिवार जो है, उसका जो जीवन है, उसका जो हमारा उसको जीवन जीने का जो तरीका है, उसको बेहतर से बेहतर ढंग से बनाना ही इसका क्या होता है? उद्देश्य होता है। बेहतर कैसे बनेगा? जब हमारा मैनेजमेंट बेहतर होगा, हमारा सिस्टम बेहतर होगा, तब जाके हमारा क्या होगा? हमारा ये पारिवारिक जीवन जो है वो बेहतर होगा। समझ लिए? ये फर्स्ट चैप्टर में इतना ही आपको पढ़ना है, इतना ही आपको याद रखना है, यहीं से आपके क्वेश्चन बनते हैं। समझ रहे हो ना? इसके बाद जो हम पढ़ेंगे गृह व्यवस्था की प्रक्रिया पढ़ेंगे, आयोजन, नियंत्रण, मूल्यांकन। आप मत घबराइएगा कि आपके सिलेबस में वो नहीं है, तो गृह प्रबंध की प्रक्रिया कहीं नहीं है, किसी भी सिलेबस में नहीं है, ना तो टीजीटी में है, ना पीजीटी में है, ना एलटी में है। लेकिन अगर प्रबंध प्रक्रिया को हम छोड़ दें तो गृह प्रबंध ही हमारा सही ढंग से नहीं हो पाएगा। इसलिए इसके साथ हमको प्रबंध प्रक्रिया को पढ़ना भी जरूरी है। वहां से इसीलिए क्वेश्चन बनता है, आपके सिलेबस में ना ही देता है, उसके बावजूद भी इतना इम्पोर्टेंट है कि हमेशा उससे क्वेश्चन बनता है।
इसलिए बनता है कि बिना उसके यह अधूरा है और बिना इसके वह अधूरा है, तो दोनों को हमको लेकर चलना है। तो मिलते हैं कल हम नेक्स्ट क्लास में गृह व्यवस्थापन की प्रक्रिया के साथ। हमको ये समझ लीजिएगा कि जो भी आपको कोई समस्या यहाँ से होगी कमेंट के थ्रू हमें जरूर बताइएगा। आपके सबके कमेंट को हम ध्यान में रखते हैं, सबके कमेंट को हम पढ़ते हैं, समझ रहे हो ना। मिलते हैं कल क्लास में गृह व्यवस्थापन की प्रक्रिया के साथ। थैंक यू।